बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोयटा में बलूचिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी के हमलों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों लोग और दीगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये लोग गए कोयटा में खसूसी परवाज़ों पे, और कोयटा में जाकर इन्होंने मीटिंग की एक। लेकिन जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनसे मुलाकात नहीं की गई। वो लोग इंतज़ार करते रहे, बार बार कहते रहे, बल्कि पैगामात भी आए कि लवाहिकीन से मुलाकात की जाए, उनके शिकवे उनके गिले सुने जाएं। लेकिन ना तो फील्ड मार्शल ने उनकी बात सुनी और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। देखिए, मामला ये है कि लाशें तो इनको चाहिए। लाशों के साथ नमाज जनाजा के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हुए, मैयत को कंधा देते हुए तो वीडियो और तस्वीर अच्छी बन जाती है। लेकिन जब जिंदा लोगों से आप बात करते हैं तो वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं की और ये उन्हें छोड़कर वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपने लवाहिकीन यानी पुलिस वालों की लाशें सड़कों पे रखी हुई थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे कोई बात करेगा। भाई, आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप उन्हें पैगाम भिजवाइए कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, हमारे साथ आकर बैठ कर बात करें। लेकिन उनसे बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहाँ ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहाँ पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी, ये वहाँ पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें। फिर तो कहा जाता कि बुकटी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहाँ पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए। उनके लवाहिकीन को मिले बगैर आ गए, वहाँ पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पर कहते जी, एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूँ। ये एक पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में। नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। एक हफ्ते के बाद इसकी शादी थी। ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पे रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं। ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने माँ बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है। इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहाँ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था। तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, सरकार से रब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया। और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को, उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूं, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन्स थे उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूं। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहाँ से आया, केमिकल कहाँ से आया, और बिल्कुल कोयटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं। वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहाँ तो मादनियात हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए? उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुँचती है, उन्हें हथियार कैसे पहुँचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर तरफ से घेरा हुआ है। ये सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने आया वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है।
और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे इसलिए पनाह दी गई थी क्योंकि वो तालिबान के दुश्मन हैं और जब मौका मिलेगा तो उन्हें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें टीटीपी से लड़वाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया। अब कुल मिलाकर हमें जो बलूचिस्तान से पिक्चर आ रही है वो ये है कि स्मगलरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें मुसल्लह किया जा रहा है। जो जराइम पेशा लोग हैं जिनके सरों के ऊपर इनामात थे उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर जो अफगान फोर्सेस थी जिनसे तालिबान लड़ते थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरह अलग अलग किस्म के ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की जा रही है अलग अलग किस्म की, और इनका काम है ये नेशनलिस्ट जो है उनके साथ लड़े, कौम परस्तों के साथ या बीएलए के साथ लड़े या दीगर तंजीमों के साथ लड़े या टीटीपी के साथ लड़े। यानी पाकिस्तान में एक के बाद एक प्रॉक्सी बनाई और तैयार की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉक्सी बनाने के खेल में पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। इदारों ने वक्ती तौर पर फायदा हासिल किया लेकिन एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रेनें तक बंद कर दी गई हैं, यानी महदूद मुद्दत तक के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और बलूचिस्तान में आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी मैं फिर आपको दोबारा वहां ले जाता हूं कि खसूसी तैयारों के ऊपर बैठ के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ और उनके लोग पहुंचे हैं कोयटा में। क्यों पहुंचे? कि ये लोग शहीद हो गए थे। अब वो जो शहीद है उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। यानी शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, बाकियों के लिए खसूसी तैयारे हैं। वो अपने खसूसी तैयारों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंच जाते हैं कोयटा में, जबकि ये जो शहीद अहलकार है जिसके लिए वहां पे इकट्ठे हुए हैं, इसको इसकी मैयत इसके इलाके तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। वो बेचारे चंदा जमा करके अपने शहीद अहलकार को लेकर जा रहे हैं। 9 अहलकार नादरीन बाजियाब करवाए गए हैं। अब इसका क्रेडिट इससे पहले कि कोई ले, मैं आपको असल खबर बता देता हूं ये 9 अहलकार कैसे बाजियाब हुए। जो रोजनामा कुदरत है उसके अंदर ये खबर छपी है बलूचिस्तान से। वो ये बताते हैं कि अभी तक इन इतलात की मुकम्मल तौर पे तस्दीक या तस्वीर वीडियो सामने नहीं आई, मगर हना ओड़क से जो अगवा होने वाले 9 अफराद हैं उनको मुसल्लह अफराद ने रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगवी अफराद की रिहाई के लिए कल इलाके के बुजुर्गों और मोतबरीन का एक वफद पहाड़ों में मुसल्लह अफराद के पास गया था। आज मगरिब को मुसल्लह अफराद जो खुद को टीटीपी वाले कह रहे हैं उन्होंने मगवियों को रिहा कर दिया है। यानी वो जो मुसल्लह अफराद पहाड़ों में बैठे हुए हैं उन्होंने जो अगवा किए हुए लोग थे उनमें से 9 को रिहा कर दिया है। और वहाँ पे आपको ये भी पता है कि 18 के करीब लोगों को शहीद करके उनकी लाशें पहाड़ों में जो है वो फेंक दी गई थी, जिन्हें फिर बाद में मुतासरीन और लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मजदूरों और गाड़ियों को ले जाकर उठाकर लाए थे। पुलिस के अंदर नादरीन सख्त गुस्सा है, लवाहिकीन के अंदर सख्त गुस्सा है। वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि जी आपने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि पुलिस में सख्त रद्द अमल है। अब वो फोर्स है एक, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनके लिए ड्यूटी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपने आप को बेबस और तनहा महसूस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर से भी सामने आई थी कि उन्हें ना तो सहूलियात दी जाती हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है जिसके अंदर उन्हें धकेल दिया जाता है। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उनको इक्विपमेंट भी दिया जाए ना, उन्हें तैयारी भी की जाए। लेकिन पुलिस को बहरहाल धकेल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ पे कोयटा में तो इन्होंने सबके खिलाफ बात की लेकिन भारत के खिलाफ बात नहीं की। DGISPR या आर्मी चीफ, ये लोग रोज़ कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान अल खवारिज और फितनतुल इसराइल और यहूदुल, पता नहीं क्या कुछ इनके अजीब अजीब फितने नाम रखे हुए। इतनी ज़्यादा अरबी बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आती, तो वो नाम भी अरबियों के अंदर रखते हैं। तो मामला ये है कि सीधी सीधी बात अभी दहशतगर्द है। अब DGISPR कहते हैं कि इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही हैं। वजह वो ये बताते हैं कि वो दहशतगर्दी इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम जो है वो भारत से हजम नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी तरक्की है, किसी एक चीज़ में आप बता दें जो भारत को हजम नहीं हो रहा। यानी आप मईशत के अंदर आप नीचे जा रहे हैं, दहशतगर्दी आप नीचे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट आप नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही बल्कि पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, मल्टीनेशनल कंपनी आपको छोड़ छोड़ के जा रही हैं, मुल्क के असासे आप बेचते चले जा रहे हैं बारी बारी। इस्तेहकाम की हालत यह है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कल ये हुकूमत होगी या नहीं होगी। हालात ये हैं इस्तेहकाम के कि फील्ड मार्शल जो सबसे पाकिस्तान का ताकतवर आदमी है, सबसे ज़्यादा बंदूकें उसके पास है या उसके कंट्रोल में है, उन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ जाता है कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा।
जब इस तरह की सूरत हाल है तो दुश्मन आपकी कौन सी तरक्की से और इस्तेहकाम से खाइफ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन होता पता है क्या है, पाकिस्तान में जब भी कोई नालायकी होती है ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से और दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात होते हैं, आप देखें ना चागी में आते हैं वो आगे पूरे चागी को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं कई घंटों तक, फिर जब दिल करता है वो चले जाते हैं BLA वाले। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं ये भारत की कार्रवाई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना क्रेडिट वो देते हैं। एक फौज का तर्जुमान खुद ये कह रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियां कामयाब हो रही हैं। ये आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश या उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम कर, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कहां पे रोकी दहशतगर्दी? लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां पे जाके ब्रेक लगेगी? बाद में खबर दे दी जाती है जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए, लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई, और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहां पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं जी? हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए, ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नोशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है, और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उन्होंने एक मरतबा भी भारत का नाम नहीं लिया। DG ISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे। और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, वहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है, और उसके लिए सहाफ़ियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी वहां से। अब तो इनको सहाफ़ी भी नॉन सीरियस किस्म के वाजुकात मिलते हैं। मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, ज़्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफ़त की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, आओ तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबारात पढ़ें ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबारात पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंघालें, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफ़ियों को जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब वहाँ पे तो कमाल हो गया, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वहाँ पे एक मिसाल कायम होगी, एक लाजवाल पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की कहानियाँ उस दौर में उन लिखारियों ने लिखी हैं, अखबारात में छापी गई, किताबों में लिखी गई। तो वो यही कहानी हमें सुना रहे थे कि जनाब बंगाली तो मर मिटे पाकिस्तानियों के ऊपर, वो इधर वालों से बहुत प्यार करते हैं, वो इश्क करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को हार पहना रहे हैं, वो ये कहानियां हमारे यहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। और इसी तरह के सहाफ़ियों को जो आज भी इनको मैसर है, उस दौर में मैसर से ले जाया जा रहा था, और उस दौर में भी वही कहानियां थी जो आज भी है। मैं चंद अल्फाज आपको बताता हूं ना, ये अल्फाज कभी बदलेंगे ही नहीं। यानी फितना, ये लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता था। मुट्ठी भर शर पसंद, ये भी उस वक्त कहे, आज भी वही कहते हैं। दुश्मन के आलाकार, ये तब भी था, अब भी है। बैरून मुल्क साजिशी अनासिर, ये तब भी है, अब भी है। तरक्की से खौफजदा, ये तब भी है, अब भी है। सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, ये तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। आज़म का इजहार, ये हर दफा नया आज़म करते हैं। इजाजत नहीं देंगे, यानी कोई यहां पे देखेगा आंख निकाल देंगे, इजाजत नहीं देंगे, ये बहुत पुरानी धमकी है। एज इट इज ये जुमले आज तक चल रहे हैं। फिर एक बड़ा खास जुमला, नाजुक मोड़, ये पाकिस्तान नाजुक मोड़ से ही गोल दायरे में घूमता जा रहा है। मुल्क हमेशा इन्होंने नाजुक मोड़ पे ही रखा है। खुद चाहे जैसी मर्जी ये जिंदगी गुजारे, बैरून मुल्क जजीरों में अपने घर ले लें, लेकिन मुल्क को नाजुक मोड़ से इन्होंने किसी और तरफ मुड़ने नहीं दिया, किसी सीधे ट्रैक पे आने नहीं दिया मुल्क को। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यही आप सुनते रहेंगे हमेशा, हम पहले भी यही सुनते रहे हैं। फिर कासिम सूरी साहब ने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा जी ये जहां पे लड़ाई हो रही है ना, या जहां पे ला के ये लोग बैठ गए आके, या बिठाया गया या आकर बैठ गए हैं, ये एरिया ना सिर्फ बड़ा सेंसिटिव है बल्कि बड़ा कीमती भी है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब से माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास हुआ है,
उस वक़्त से यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हुए हैं। यहाँ पर डीएचए भी ज़मीनें खरीदना चाहता था। क्या ये सारा खेल कीमती मादनियात और ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए खेला जा रहा है? बलूचिस्तान के लोग अब फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज जैसी बातों में नहीं आते। 2 साल से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर सील है, तो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया ना कि जो अफगान फोर्सेस थी उनको भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी सहूलत मैसर है, वो भी यहाँ पे रहते हैं। नादरीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो ये कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसी को माल करार नहीं दिया जा सकता, इसकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। ये फतवा है कि क्रिप्टो जायज़ नहीं है, ये उन्होंने फतवा दे दिया। मेरा उनसे सवाल है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आप ये बताएं कि क्या फार्म 47 के ऊपर बनाई हुई जाली हुकूमत जायज़ है? उस पर भी आप बता दें। उसको चलाना ये जायज़ है? जिन्होंने बनाई उन्होंने जायज़ काम किया? किसी सरकारी मुलाजिम का अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना और बार बार करना, क्या यह जायज़ है? गरीब के नेफे में पिस्तौल चला देना और अमीर के नारे के साथ लटक जाना, क्या यह जायज़ है? बताएं ना, इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कौम को। फिर यह बताएं कि ताहयात ओहदे और इस्तिस्ना लेना, क्या यह जायज़ है? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, क्या यह जायज़ है? इसके ऊपर भी आप लबकुशाई करें, जरा पता चले पाकिस्तानियों को। मज़ीद चीज़ों के बारे में आपकी राय उनके सामने आनी चाहिए। नाज़रीन, कश्मीर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वहां पे ना एक बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। जो कश्मीर में हमारे दोस्त हैं वो ज़रा आप खबरदार रहे। मेरे पास 3 सोर्सेज से ये इतला आई थी, मैं इसको कंफर्म कर रहा था और अब मुझे समझ भी आ रही है इस बात की कि क्यों एक ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है। कश्मीर में एक बात तो बड़ी क्लियर कर दी गई है कि या तो इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे कश्मीर में, या फिर एक ऑपरेशन किया जाएगा और वो ऑपरेशन इसी हफ्ते के अंदर होगा। क्योंकि ऑपरेशन से पहले इनको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए कैंपेन के लिए, निकलने के लिए, कोई ना कोई चीज़ों को आगे पीछे करने के लिए। या तो इनको इलेक्शन चंद महीने आगे लेकर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। बसूरत दीगर इसी हफ्ते में खुदा ना खास्ता कश्मीर के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और इसके अंदर किस तरीके से ये ऑपरेशन किया जाएगा मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सोर्स ने मुझे ये बताया कि हर तरह का सामान इस्तेमाल किया जाएगा, पूरे वसाइल लगाए जाएंगे और इसको वंस फॉर ऑल किया जाएगा। एक ही दफ़ा करें और सब खत्म करें, दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो। और ख़ास तौर पे जो 4-6 लोग मेन टारगेट हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी इस मरतबा। ये है नाजरीन सूरत हाल कश्मीर की। लेकिन कश्मीर के लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, वो एक कदम पीछे नहीं हटते। हाँ, रज़ा डार के बारे में कहते हैं जी आजकल बात नहीं हो रही, वो मीडिया को मना किया गया। डार फैमिली का आदमी है ना, इसाक डार का नवासा है, तो फिर कैसे हो सकता है? रज़ा डार के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे बात नहीं हो रही, तो मैं एक खबर फिर मैंने निकाली है और पुलिस राय से मुझे पता चला है जो लोग परेशान हैं रज़ा डार के बारे में वो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम में है, सुकून में है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ या तंगी नहीं है, बिल्कुल वो मज़े में है। और बड़ी जल्दी जो है ना, बड़ी तेज़ी से उसको बाहर निकालने का काम वो भी जारी है और उसके रास्ते पे तेज़ी से काम हो रहा है कि किस रास्ते से इसको बाहर निकालना है, तो वो बाहर भी आ जाएगा। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हलकान हो रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं कि डार फैमिली का शाही ख़ानदान से एक लड़का इतनी देर तक जेल में कैसे रह सकता है, सुलाखों के पीछे कैसे रह सकता है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बेहतरीन सहूलियात उसको मैसर है, वो बहुत मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो एसी के अंदर है, अब बेफिक्र रहे, कुछ नहीं हुआ उसे, और ना कोई उसके साथ सख्ती की गई है, ना उससे कोई सख्त सवाल करने की जुर्रत कर सकता है, तो जल्द वो बाहर भी आ जाएगा। नाज़रीन, जाते जाते क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था, तो मैं इस वीलॉग में आपको ज़रूर बताता हूं कि आलिया हमजा ने जेल से बैठकर मरियम नवाज को जवाब क्या दिया। आलिया हमजा ने कहा कि जनाब, आपने कहा कि